हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले आई हूँ आपके लिए फिर से एक और बार इनटू द लाइट ऑन सेकेंड का अगला पार्ट, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग बन रहा है। तो इसके पार्ट जैसे जैसे रिलीज होते जाएंगे मैं आपके लिए वैसे वैसे लेके आते जाऊंगी। आज का ये हमारा पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा जाने वाला है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हमें पता चलेगा कि आखिर कि मैरियान एलिसा से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती थी। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने उसको मार कर, और वो भी इतनी बुरी तरह से मरवाया कि इतनी बुरी तरह से कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बेदर्दी और तकलीफ के साथ। तो इस पार्ट के बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइसिस रिका से मिलने के लिए उसके पैलेस में आ गया था, जिस पर वो हैरान और हक्का बक्का बहुत परेशान था और ये सोच रहा था कि यहाँ पर कैसे आया। और उन दोनों की काफ़ी देर तक बातचीत होती है, जिसमें आइसिस काफ़ी ज़्यादा एलिसा का जिक्र करता है, जिसकी वजह से उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। उसके सर से ब्रेन वॉश ऐसा ऐसा कम होता चला जा रहा था। इतने में उन दोनों का ध्यान जाता है कि सामने बिल्डिंग पर कुछ हलचल हो रही है। उस बिल्डिंग के ऊपर से लगातार किसी तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्मोक सा आ रहा है। तो अब आ जाते हैं उसी बिल्डिंग के ऊपर, जिस बिल्डिंग के ऊपर आयशा और मरियान दोनों के दोनों फाइट कर रहे थे। पूरे पैलेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक ऑरा मंडरा रहा था। हर जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। इसके अलावा मरियान, जो कि बेइंतहा शदीद गुस्से में, जिसके ऊपर भी डिमोनिक ऑरा इतना ज़्यादा हाई हो रहा था कि वो दूर से नज़र आ रहा था, और वो गुस्से में कह रही थी कि मेरे तुमसे कहा था ना कि दोबारा से अच्छा बनने की कोशिश मत करना। जबकि आयशा उसकी इतनी ज़्यादा हाई किस्म के पावर को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और वो यही सोच रही थी कि आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ किस्म की सनसनाहट सी शुरू होने से लग जाती है, जैसे कि कोई चीज़ उसकी इंटायर बॉडी को कोई अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि शदीद अंदर ही घुसता जा रहा है। और एक अनप्रेजेंट प्रेजेंस थी जो कि उसके गुमान में नहीं थी। वो देखती है सामने कि एक औरत या कोई चीज जो कि अपने आप को किसी तरह के परों में फेदर्स में लपेटे हुए है, और उसके ऊपर एक मरून कलर का चक्र व्यू बना हुआ था, और उसके अंदर से डिमोनिक ऑरा आ रहा था। और वो जो अंडा था जिसके अंदर उस फेदर्स के जरिए अपने आप को लपेट रखा था, वो भी डिमोनिक ऑरा के अंदर से ही आ रहा था। और फिर वो ऐसा ऐसा अपने परों को खोलती है, उसके अंदर से एक बहुत खौफनाक सा डीमन निकल के आता है, जो कि एक लड़की थी, और वो सामने आयशा को देखकर मुस्कुरा रही थी, जो कि जंजीरों में बंधी हुई थी। और वो डीमन मैरियान के ऊपर जंजीरों से बंधी खड़ी हुई और बाकायदा आयशा को देख देख कर स्माइल कर रही होती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी डीमन लग रही थी, जो लगातार जंजीरों से बंधी हुई थी। आयशा उसको देखकर इतनी ज़्यादा हैरान थी कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। उससे ज़्यादा हैरान और डरी हुई उसकी बहन, जो उसके पीछे छुपी हुई थी, एडलिना, और शख्सियत बीमार, वो उसको डरे सहमे अंदाज में देख रही थी। अब मरियान अपना हाथ बढ़ाती है, उसी के साथ वो डीमन भी उसके साथ हाथ बढ़ाता है, और वो कहती है कि अब आज के दिन में तुम दोनों को बुरी तरह से क्रश करके मार डालूंगी। इतने में गोल्डन सी लाइट अपीयर होती है, और वो उसके अटैक को, उस डीमन के अटैक को उसी जगह नलिफाई कर देती है, ना कि नलिफाई करती है, उसी जगह उसके हाथ को बुरी तरह से झुलसा देती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है डीमन, और थोड़ी सी पीछे हो जाती है। सामने हमें आयशा के सामने लुमिनस नजर आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनसे कहता है कि मैं इतनी देर तक सिर्फ इस वजह से इंतज़ार कर रहा था कि मेरी मास्टर अभी अपनी इस बहन से, अपनी इस लड़की से बात करने के लिए कोशिश कर रही थी, तो मैं भी इतनी देर तक इंतज़ार करता रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ, और आज के दिन मैं तुम पर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जिसकी को देखकर मरियान के तो तासुरात थोड़े चेंज हो जाते हैं, और वो घूर घूर कर देखने लगती है, क्या ये लुमिनास है। आयशा सामने उसको देखती है, फिर कहती है कि लूडियन, जल्दी मेरी बहन को उठाओ और इस जगह से ले जाओ, और यहाँ से उसका ख्याल करना। लूडियन चाहता हुआ उसको कहता है कि बस आप ये सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ सकती हैं। अब आयशा अपने कदम बढ़ाती है, और वो उसको देखकर कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा खौफनाक ऑरा देखा है, जो कि इतनी ज़्यादा मौत से भरा हुआ है। क्या ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डीमन है। जिस पर लुमनास उसको बताता है कि नहीं, ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा चेंज है, लेकिन डीमन से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत तो मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज है। लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छुपी हुई हैं, जैसे कि डेथ। और मैं इमिडिएटली रिकग्नाइज कर चुका हूँ कि ये किसी किस्म की स्पिरिट है,
اور یہ ایک اسپرٹ کی انرجی بھی اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ عائشہ چونکتے ہوئے اس سے کہتی ہے کیا انرجی، وہ بھی ایک اسپرٹ کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اسپرٹ کبھی اس طرح کی انرجی ریلیز کر ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ ہاں، میں نے پاسٹ میں سنا تھا کہ جو ایڈنبرگ کی جو دیوی ہے، جو اس کو پوجا جاتا ہے، وہ اپنی پاور کو لوز کر بیٹھی تھی کیونکہ بہت سارے اس کے فالوورز کرپشن کی وجہ سے اس کی پاورز کو خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سینسز کھو بیٹھی تھی اور اس نے بہت سارے ٹابوز کو جو کہ اسپرٹس کے تھے انہیں بیکار اور انہیں توڑ دیا تھا اور ہیومن ورلڈ میں آ چکی تھی۔ اور شاید یہ وہی ہو سکتی ہے جسے اسپرٹ کنگ آف ڈارکنس کہا جاتا ہے، سیلینا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو ہم نے پریویس پارٹ میں بھی اس بارے میں سن رکھا ہے کہ جو واٹر کنگ تھا وہ لومیناس کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ایک پرسن، ایک ایسی اسپرٹ تھی جو کہ کرپٹ ہو چکی تھی مکمل طور پر ڈیمونک اورا کے ذریعے، وہ اپنے آپ کو مکمل ڈیمن ہی بنا بیٹھی تھی۔ عائشہ حیران و پریشان، کیا دیوی وہ بھی ایڈنبرگ میں پائی کی؟ آخر ایسے کیسے؟ اگر سوچا جائے تو اس کی ایگزسٹنس میں بالکل لومیناس کی ایکولی ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا احترام وغیرہ بھی بالکل ایلمائر امپائر کے جو دیوی ہے اس کے طرح مانا کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، کیا یہ سچ ہے کہ میریان جو ہے وہ ایک اسپرٹ ویلڈر ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اسٹرینجلی مجھے اس کے اندر سے کوئی بھی میجک سینس نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی اسپرٹ پاور کی جو چیز ہے وہ اس کے اندر بالکل بھی فیل ہو رہی ہے، نہ کہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھی، بلکہ حالانکہ اس کے اندر بالکل بھی کوئی کنیکشن جو کہ اپنے اسپرٹس کے ساتھ ایک کانٹریکٹر کا ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن سیلینا جو کہ اپنی پاور اسپرٹ کنگ کے طور پر بہت پہلے ہی گوا چکی تھی، وہ اس جگہ پر انسٹیڈ ایک کانٹریکٹر میجک، وہ بھی ایک ایسے پرسن کی جو کہ اتنے زیادہ کالے کام کر چکا ہے، اتنے زیادہ برے کام کر چکا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کی پرائز پے کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ اس کی کنٹریکٹر ہو گئی۔ لیکن اگر سوچا جائے تو سیلینا تھی وہ ایک طرح کی ڈارک اسپرٹ ہو چکی تھی، ایک ایول اسپرٹ ہو چکی تھی، تو آخر میریان نے کتنی ہیومن اسپرٹس کو اس کے سامنے سیکریفائز کیا ہوگا، کتنی ہیومن لائف کو اس کے سامنے سیکریفائز کیا ہوگا۔ آخر میریان نے اس سے کس طرح رابطہ کیا، تو اس کے لیے جانا پڑے گا ہمیں تھوڑی سی پاسٹ میں۔ میریان کی جو مدر تھی وہ ایک بہت ہی زیادہ حسین اور بے انتہا خوبصورت عورت تھی جو کہ اپنے ساتھ بہت ہی زیادہ بلیسنگ لے کے آئی تھی، جس کی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت قسم کی آئز تھی جو کہ نیچرل میں ایک بہت ہی زیادہ بااہتمام مانی جاتی تھی، ایک بہت ہی زیادہ اچھی مانی جاتی تھی۔ وہ ایک وسکاؤنٹ فیملی میں پلی بڑی اور اسی میں اس نے جنم لیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے امپیریئر کا فیور اپنی طرف حاصل کر لیا اور بہت جلد امپیریل میٹ بن گئی، لیکن بہت زیادہ بیوقانہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سنڈریلا سٹوری زیادہ تر ایک کامیاب سٹوری نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ اسی طرح کی سٹوری سب کے سامنے گاتی رہتی تھی، لیکن اسی وجہ سے جو امپیریئر تھا وہ اس کی طرف بہت زیادہ آکرشت ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے جتنی بھی کانکوبائن تھی اس امپیریئر کی، وہ سارے کے سارے سیلینا کی مدر سے بے انتہا جیلس ہونے لگی، اور جس کی وجہ سے اسے آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا راتوں رات، اور اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا۔ اب وہ اس محل کے دروازوں کے سامنے بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی اپنے سامان کے ساتھ، اور کہہ رہی تھی کہ کوئی تو آئے جو کہ اس کے اوپر تھوڑا بہت یقین کرے، آخر وہ اپنے ساتھ امپیریئر کے بلڈ کو لے کے چل رہی ہے، کوئی تو ہو جو کہ اس کی مدد کرے، کوئی تو آئے۔ اور وہ اسے پیلس کے آگے بہت زیادہ روتے گراتی کہتی ہے کہ ہز میجسٹی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن وہ دن قریب ہی تھا جب وہ روزانہ میریان کو ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سا ڈریس، اس طرح کا جیسے کہ کسی ڈال کو پہنایا جاتا ہے اس طرح کا ڈریس اس کو پہنا کر رکھتی تھی، اور ہر سنگل ڈے اسی بات کے پرے کیا کرتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کے ہسبینڈ، اس کے جو فادر ہیں میریان کے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور اس کو لے کے آئیں گے، اور وہ روزانہ ایک ڈال کی طرح تیار ہو کر دروازے پہ آس لگائے وہیں پر کھڑی رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آتا۔ دن بہ دن اس طرح دن اور دن مہینوں میں اور مہینے سال میں انتظار میں گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اب تک نہیں آیا تھا، نہ امپیریئر، نہ ہی اس کا کوئی ریلیشن شپ والا، نہ ہی اس کا کوئی بندہ۔ لیکن جیسے کہ دن بڑھتے جا رہے تھے، آگے پاس ہوتے جا رہے تھے، اس کی مدر بہت ہی زیادہ دماغ میں ہی اپنے آپ کا دماغ کھو بیٹھی، اور وہ اس کے اوپر چیخنا چلانے شروع کر دی، جیسے کہ
जैसे कि आखिर ये आंखें मेरे जैसे क्यों हैं, ये नोज मेरे जैसे क्यों है, ये हेयर मेरे जैसे क्यों है, तुम मुझ जैसे क्यों दिखती हो, तुम मेरा दूसरा अक्स क्यों नजर आती हो, क्यों, आखिर क्यों तुम मुझ जैसे नहीं दिखती, तुम बिल्कुल भी उस जैसे नहीं दिखती, तुम मेरा दूसरा रिफ्लेक्ट हो। और वो इस तरह की चीजें सुन सुनकर बहुत ज्यादा परेशान और डरी सहमी उसके सामने खड़ी हुई थी। उसकी मदर बहुत ही ज्यादा डरावनी अंदाज में रोती हुई बड़बड़ाती हुई उसको कहती है कि आखिर ये गोल्डन आई जो कि एक लव का सिंबल माना जाता है और इंपीरियल इसी पे मर मिटा था, वो आखिर इस तरह कैसे हो सकती हैं, किस तरह बेकार रह सकती हैं। दिन गुजरते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें वायलेंस में गुजरती चली गई और वो बुरी तरह से उसको मारती पीटती। बल्कि एक दिन वो इंपीरियल पैलेस के डोर पर आके खड़ी हो गई, उसके गेट पर आके खड़ी हो गई और बुरी तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज कोई तो इधर आए। उसके सामने एक गार्ड था जो कि उसकी मदर को अंदर नहीं आने दे रहा था। उसके साथ मरियाम भी मौजूद थी जो कि ये सारी चीजें देख रही थी। वो गार्ड उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि वो आखिर इंपीरियर की कुछ लगती होगी, और उसे मना करता है और झटकते हुए कहता है कि मैं इस तरह के नॉनसेंस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। लेकिन उसकी मदर जो कि बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में थी उसको कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, तुम मुझे टच करो, मैं हिज मैजेस्टी की वुमन हूँ। इतने में उसे नजर आता है कि सामने से इंपीरियल और उसके पूरी की पूरी फैमिली जा रही है। वहां पर उसके दो बेटे, एक दो बेटियां जिसमें एक एलिसा भी मौजूद थी। उसकी मदर उस डोर पर खड़े हुए चिल्लाते हुए कहती है कि हिज मैजेस्टी मैं इधर हूँ, मैं मेलिंडा हूँ, यहाँ पर देखिए। और वो मरियान को जोर से खींचते हुए कहती है जरा इसको देखो, ये बिल्कुल एक डॉल की तरह है और ये आपका ब्लड है जो कि मैं अपने साथ लिए चल रही हूँ। वो जोर जोर से चिल्लाती रह जाती है। मरियान उसे टेढ़ी नजरों से करके देख रही थी, लेकिन अचानक से उसकी नजर पड़ जाती है एलिसा की तरफ जो कि अभी उसकी इस बात को देखकर वही सुन खड़ी रह गई थी। वो उसको देखती है जिसके बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से बाल थे जो कि कंधों तक आ रहे थे। उसके बाल इतने ग्रीन थे जैसे कि किसी घास की हरियाली से की तरह, और उसकी आंखें इतनी हसीन जैसे कि कोई देखे तो बस उसे देखता ही रह जाए। जैसे ही उन दोनों की पहली नजर मिली, वो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते चले गए, लेकिन फिर एलिसा अपनी नजर फेर कर वापस अपने रास्ते चल दी। अब मरियम तो वहीं पर सुन खड़ी रह गई। उसकी थोड़ी बहुत जितनी भी आज थी जैसे कि वो इसकी बहन लगती है और यूं हो सकता था कि वो उसको देखकर बहुत खुश हो, वो सारे अरमान उसके वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वो वहीं पर अपने उसी उलझनों में खड़ी उसको देखती ही रह जाती है। अचानक से उसके कानों में आवाज आती है, क्या तुम्हें आउटकास्ट कर दिया गया है? मैं तुम्हें इन सारी चीजों में वापस ला सकती हूँ और तुम उस जगह पर आओ जिस जगह पर वो मौजूद है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे डील करनी पड़ेगी। तुम अपनी पूरी जिंदगी में कोई ना कोई एक ख्वाहिश मांग सकती हो जिसकी वजह से तुम्हें एक प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो कि तुम चाहती हो। और एक पैलेस में बहुत ही ज्यादा तेज जोर शोर से बारिश हो रही थी और मेरियान अपने एक आईने के सामने खड़ी हुई अपनी आंखों को चेक करती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कहती है कि एक दिन मैं एक ट्रू प्रिंसेस बन के दिखाऊंगी। और उस दिन उसने एक ख्वाहिश मांगी कि वो उसकी जगह लेगी एक क्राउन विंग जो कि डल आइस वाली है, वो उसकी अपने सबके सामने उसकी ये इमेज बना के रख देगी। और जिस तरह के वो सबके सामने एक बहुत ही ज्यादा अजीज और मोहब्बत करता लड़की है, वो उसकी जगह लेके उसे एक बहुत ही ज्यादा गहरे कुएं में खोप देगी और वो उसकी जगह लेकर हर किसी की अजीजा बन जाएगी। और वो एलिसा जो कि हंसते मुस्कुराते उसकी तरफ देखती है। मरियान भी एक फेक स्माइल के साथ उसको देखती है, लेकिन पीछे ही पीछे उसके बहन भाई एक बहुत ज्यादा तर्क निगाहों के साथ उसको देख रहे थे, क्योंकि कहते हैं देखो तो जरा इसकी स्माइल, एक न एक दिन जरूर सबको उसकी असली स्माइल के बारे में पता चल जाएगा कि वो ये एक फेक स्माइल है जो कि सबका आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ स्माइल किया करती है। तुम मेरी तरफ इस तरह देखकर मत हंसो, ये तुम्हारा बिल्कुल भी रियल सेल्फ नहीं है। अभी या देर से हर कोई तुम्हें पहचान जाएगा, तुम्हारा असली चेहरा पहचान जाएगा, लेकिन हर कोई तुम्हें एक्नॉलेज करेगा, तुम एक ब्लड प्रिंसेस बनोगी जो कि तुम सूट कर सकती हो और जो कि मैं तुमसे बेहतर बनूंगी। तो अब वो आयशा को देखते हुए कह रही थी कि देखो मेरी प्यारी बहन, तो एक मर्तबा फिर तुम मेरे लिए मर सकती हो ना, ताकि मैं फिर से इस पूरी एम्पायर की एक और इकलौती सेंट बन सकूं।
تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پارٹ کی اسی جگہ اینڈ ہوتی ہے. تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے سی یا بائے بائے.